डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कोविड-19 के बारे में। क्या आप लोगों ने सोचा है कि कोविड-19 वायरस हमारे लंग्स को ही अफेक्ट क्यों कर रहा है? बॉडी में इतने सारे सिस्टम हैं, तो ये सीधे फेफड़ों पर ही अटैक क्यों करता है सबसे ज़्यादा? सोचा नहीं, मिला ना आंसर? यस, द आंसर इज दिस। एक्चुअली कोविड-19 वायरस अफेक्ट करता है सीधे रिसेप्टर्स पे। कौन से रिसेप्टर पे? ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है। और जो ये ACE2 रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर्स मेनली रेस्पिरेटरी एपिथेलियम पे होते हैं, मतलब ये लंग्स की म्यूकोसा के अंदर मिलते हैं। इस वजह से यह जो वायरस होता है मेनली लंग्स को ही अफेक्ट करता है। और यह जो रिसेप्टर्स होते हैं ACE2 रिसेप्टर्स कुछ अमाउंट के अंदर जो रहते हैं GIT म्यूकोसा में भी मिलते हैं। तो इस वजह से इसके अंदर हमें डायरिया भी मिलता है। ठीक है, तो जो बेसिक इसमें जो आती है वो प्रॉब्लम वो लंग्स को ही आती है, क्योंकि ACE2 रिसेप्टर लंग्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ये उन्हीं पे अफेक्ट करता है। तो इसी वजह से ये लंग्स को मेनली जाके अफेक्ट करता है। अब दूसरी बात, ये न्यूमोनिया तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। न्यूमोनिया तो छोटे छोटे बच्चों को ही होता था न्यूमोनिया, ठीक हो जाता था। तो उसमें इतनी कौन सी बड़ी बात थी? ये न्यूमोनिया इतनी जल्दी ठीक क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यह बहुत ही गंदी बीमारी है और जो इसका न्यूमोनिया है वो जल्दी से ठीक नहीं होता। जो नॉर्मल न्यूमोनिया होता है उसमें कंसोलिडेशन होता है, उसका हमें कॉज भी एक्यूरेट पता होता है, ट्रीटमेंट भी एक्यूरेट पता है कि इसके लिए ये ड्रग इफेक्टिव रहेगी, सेंसिटिविटी हमारे पास होती है, तो उससे रेस्पॉन्ड करता है वो। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये लंग्स के अंदर माइक्रोथ्रोम्बाई बना देते हैं। इसके अंदर हो जाता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन जैसी कंडीशन हो जाती है। आप समझ रहे हैं, किसी छोटे छोटे से जो थ्रोम्बस है वो ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाते हैं और फिर ब्लड वेसल्स वहाँ से रप्चर हो जाती हैं और वो एल्वुलाई के अंदर जाकर के खून के थक्के जमा देती हैं। तो जो लंग्स की एल्वुलाई है वो पूरी ब्लॉक हो जाती है और फिर इस पिक्चर्स को हम जब CT स्कैन में देखते हैं तो हमें वो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी नज़र आती है। तो यह जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी होती है इसको हम CT स्कैन के स्कोर की फॉर्म में देखते हैं। तो ओवरऑल हमने दोनों लंग्स को CT स्कैन के टोटल 25 स्कोर में डिवाइड किया हुआ है। मतलब एक स्कोर का मतलब है कि 4% लंग आपका इन्वॉल्व है। इस तरह से हमने उसको पूरा डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें स्कोरिंग होती है 0 से लेके 8 तक। जो स्कोर अगर किसी का आ रहा है CT स्कैन में तो वो हम माइल्ड वेराइटी देते हैं। 9 से लेके 14 तक जिसका स्कोर आ रहा है उसे हम मॉडरेट वेराइटी दे रहे हैं और 15 से लेके 25 तक जिस पेशेंट का स्कोर आता है उसे हम सीवियर स्कोर की गिनती में काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कोविड वायरस में आजकल क्या हो रहा है कि इसमें यंग जो जनरेशन को है ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले यही कहता है कि आपने बहुत लेट कर दी, जबकि बंदा कहता है भाई मैंने तो लेट ही नहीं की, मेरी तो प्रॉब्लम ही अभी शुरू हुई है, 2 दिन पहले ही तो बीमार हुआ हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बीमारी आपके 8 से 10 दिन पहले चल रही होती है लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं चलता। इसकी जो नॉर्मली हमने सिम्टम्स की जो स्टेजेस हैं उनको 3 में जैसे डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप्स, इसमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज 1 में एक्चुअली क्या होता है? स्टेज 1 में आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हो, हेल्दी रहते हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका बिल्कुल ठीक रहता है, आप आराम से घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आपकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी, सांस की गति जो रहती है वो भी नॉर्मल है। 20 से लेकर 24 तक आपकी सही है, आप दौड़ भाग भी रहे हो, काम भी कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं चलता। ये 3 से लेकर 5 दिन की जो स्टेज होती है ये इक्लिप्स पीरियड्स में आप पड़े रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता कि आप काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं कहीं हल्की सी प्रॉब्लम होती है। तो आपके डायरिया हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है या फिर लो टेम्परेचर हो सकता है। तो लो टेम्परेचर में आपको हल्का सा कुछ लगता है, थकान है, तो आप सोचते हैं अरे इतना टेंशन चल रहा है, परिवार में वो ख़त्म हो गया, वहाँ वो प्रॉब्लम है, तो ये थकान उसी वजह से हो रही है। किसी का कोई टेंशन है, किसी के कुछ टेंशन है, तो थकान तो नॉर्मल बात है। तो आप उस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हो। आप उसे नेगलेक्ट मत कीजिए। नंबर 1, आपको अगर थकान लग रही है तो आप अपने हाथ से टेम्परेचर नापेंगे और कहेंगे नहीं नहीं बुखार नहीं है, ये मत कीजिए। आप थर्मामीटर उठाइए, अपना टेम्परेचर नापिए, यदि उसकी रीडिंग आ रही है तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए कि अगर आपकी रीडिंग आ रही है 99 आ रही है, 100 आ रही है,
99 पॉइंट समथिंग भी आ रही है तो आप सतर्क हो जाइए कि मतलब आपकी बॉडी की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं चल रही है। आपको लगातार अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टेज 2 जो अपनी आती है उसके यस नंबर 1। और एक चीज़ और, स्टेज 1 में क्या होता है, हम लोग उसमें फिर कई लोग बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, खांसी हुई, सीधे RT-PCR कराने चले गए। RT-PCR करवाएंगे तो वो उस समय पे वो नेगेटिव आएगा। वो नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि इस समय वायरल लोड बहुत ज़्यादा नहीं है। आपने जो सैंपल दिया उसमें इतना वायरस है ही नहीं सफिशिएंट अमाउंट में कि वो रिपोर्ट में आए, तो रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आएगी और फिर आप फ्री हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हमने एक बार रिपोर्ट कराई, वो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, तो फिर हम तो सालों के लिए सचेत हो जाते हैं कि अब तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है हमारी। ऐसा नहीं है, वायरल लोड कम है तो भी आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है, और हो सकता है कि आप अभी नेगेटिव भी हो तो आपके 15 दिन बाद भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी बॉडी के बारे में आप थोड़ा सचेत जरूर रहिए। स्टेज 2 में क्या होता है, दैट इज़ हैप्पी हाइपोक्सिया वाली स्टेज होती है। इसके अंदर पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, खांसी होती है, डिस्निया होता है, उसे माइल्जिया लगता है। माइल्जिया मतलब थकान, पूरे दिन रहता है, शरीर गिरा पड़ा रहता है, पैर दुख रहे हैं, थकान है, सोने की इच्छा कर रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, फैटीग फील हो रहा है, फीवर आ रहा है। लेकिन फीवर तो थोड़ा सा है, गर्मी भी है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, अपन ये सोच के रह जाएंगे अरे बॉडी टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा ना, इतनी गर्मी है तो ये नॉर्मल ही होगा 100, तो वैसे भी मैं तो ज़्यादा गर्मी रहती हूँ, तो इट्स नॉर्मल थिंग। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं तो हम ध्यान नहीं देते। लेकिन इस समय यदि आप अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन देंगे, पल्स ऑक्सीमीटर, सिस्टम मुझे पल्स ऑक्सीमीटर ला के दीजिए, पल्स ऑक्सीमीटर अपन देखते हैं, देन यू विल सी कि उसमें जो सेचुरेशन है आपका वो कम आएगा, वो 92 से 96 की रेंज के अंदर आ रहा होगा। तो ये हैप्पी हाइपोक्सिया वाली स्टेज जो रहती है ये आपकी 4 से 8 दिन तक ये चलती रहती है। तो ये दोनों स्टेज में आप रहे लेकिन आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और आपने ध्यान नहीं दिया, और फिर जो सीधे आप प्रॉब्लम आती है वो 3rd स्टेज में, तब आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं। उस समय एकदम से आपकी ऑक्सीजन बिल्कुल फॉल हो जाती है, आपकी बॉडी में अनकंट्रोल्ड साइटोकाइन रिलीज हो जाता है, साइटोकाइन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर सारे बढ़ जाते हैं, CRP की वैल्यू जाके काफ़ी हाई आ रही होती है, इंटरल्यूकिन 6, LDH, डी डाइमर, सीरम फेरिटिन, सारे मार्कर जाके बहुत अच्छे वाले बढ़ जाते हैं, तब आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं। सेचुरेशन आपका सीधा 70-80 पे पहुँच जाता है, तब आप पहुँचते कि अरे मैं कल तक तो बिल्कुल सही थी, अब प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन चीज़ों में पहले सतर्क हो जाइए। नंबर 1, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, एक थर्मामीटर अपने पास रखिए, कभी भी कुछ लगता है टेम्परेचर नापिए। नंबर 2, आप पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास में रखिए, आप इसके अंदर पूरा आपका बॉडी का अपना ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना आ रहा है, आपकी पल्स कितनी आ रही है, आप उसको मॉनिटर करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैंने इसके अंदर पल्स यदि ली है देन इट विल बी कि अगर पल्स मेरी ज़्यादा आ रही है, मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन आ रहा है सपोज 90 और मेरी पल्स भी हाई आ रही है, तो जो मेरी हाई अगर पल्स आ रही है इसमें, तो वो भी इंडिकेट करती है कि मेरी टेम्परेचर है। अगर पल्स आपकी ज़्यादा, क्योंकि फीवर के अंदर भी आपके टेकिकार्डिया होता है, जब आपके बुखार होता है तो आपकी पल्स ज़्यादा तेज़ चलती है, आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है। तो पल्स तेज़ होने से आपको 2 बार पता चल जाएगी कि आपके यहाँ आपके टेम्परेचर है, फीवर हो सकता है आपके, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ें तो सबके पास नहीं होती, अब आपको प्रॉब्लम हुई, अब जाकर सीधे बार CT स्कैन नहीं करा सकते कि आप गए हॉस्पिटल और नहीं जी हमें CT स्कैन ही करवाना है, और CT स्कैन के खुद के साइड इफेक्ट हैं तो आप बार वो नहीं करा सकते। तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि आप 3 इन्वेस्टिगेशंस पर, ब्लड की 3 इन्वेस्टिगेशन पर आप मेनली ध्यान दीजिए। नंबर 1 इट इज़ CBC, सिस्टर इस पर फोकस कीजिए। CBC पहली जांच हम जो देखना चाहेंगे दैट विल बी CBC। दूसरी चीज़ हम देखना चाहेंगे CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तीसरी चीज़ हम देखना चाहेंगे ESR। ये बेसिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जिनसे हमें यह पता चल जाता है कि हमें कहीं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ये बॉडी में स्टार्ट तो नहीं हो गई है, कहीं हमारी बॉडी के अंदर कोरोना की दस्तक तो नहीं हो गई है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम जैसे CBC देखते हैं तो CBC में हमें क्या देखने को मिलेगा, CBC के अंदर जस्ट ये रिपोर्ट है, CBC में जो वैल्यू है ये सारी हमें थोड़ी चेंज सी मिलेगी। जैसे इसके अंदर हम देखेंगे तो TLC 2 साइड में मिल रही है ना, TLC नीचे की तरफ है, और इसमें न्यूट्रोफिल NL रेशियो जो होता है ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा।
मतलब न्यूट्रोफिल इस टू लिम्फोसाइट रेशो जो है यह हमारा बढ़ जाएगा। अगर ये रेशो आपका बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा ये रेशो बढ़ जाता है ये उतना ही ज़्यादा सीवियरिटी को इंडिकेट करता है। ये रेशो यदि आपका मोर देन 6 है तो इंडिकेट करता है काफ़ी अच्छा वाला इन्फेक्शन है, और मोर देन 15 और 12 तो ये काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। तो CBC एक छोटी सी जांच आपको बता सकती है कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि TLC आपका कम ही रहे। अगर आपके सेप्टिक वाली स्टेज है तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं, इसमें TLC आपको हायर साइड में मिलेगी, TLC आपकी बढ़ रही है। तो TLC लेकिन बेसिक आपको आपकी स्टेज बता देती है कि आप इनिशियल स्टेज में चल रही हैं, आप नॉर्मल चल रही हैं, या आप सेप्टिक वाली स्टेज में चल रही हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं जैसा कि ESR, जैसे इसमें आप देख रही हैं ESR इसकी 50 आ रही है, इनकी CRP देख रही हैं, CRP 77 आ रहा है। नॉर्मल CRP की वैल्यू है 0 से लेके 6, लेकिन यह इस जगह पे 77 आ रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या आप सोचेंगे कि CRP ज़्यादा होना इसका मतलब कि CRP ज़्यादा होगी तो इसका मतलब मुझे कोरोना ही है, क्या CRP कोरोना में ही बढ़ता है? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि CRP कोरोना में ही बढ़ता है। CRP आपकी कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो उसमें बढ़ सकता है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से लेके कैंसर तक बहुत सारी डिजीज़ है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, एंड काफ़ी सारी डिजीज़ है जिसमें कि CRP आपका बढ़ता है। लेकिन जब आपको पता है कि आपका पहले CRP नॉर्मल था, आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, आपके कहीं आर्थराइटिस नहीं रही है, कहीं आपकी कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं रही है, ऑटोइम्यून डिजीज़ आपकी नहीं रही है, तो उस कंडीशन में चूँकि आज का समय जब हम देख रहे हैं कि कोविड इतना ज़्यादा फैल चुका है, उस समय यदि आपका अनएक्सपेक्टेड CRP बढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं कोविड हो सकता है। तो आप उसमें रिलैक्स मत रहिए, तुरंत विजिलेंट होइए, क्योंकि जब आप दोबारा CRP कराएंगे तो वो आपकी, अगर जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आप डॉक्टर के पास गए, आपने जांच करवाई, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो नेचुरल सी बात है कि फिर आपका CRP धीरे धीरे डाउन भी आएगा। अगर जब CRP डाउन आ रहा है तो नेचुरल सी बात है कि आप कोविड से थे या उसकी कुछ स्टेज थी जो आपकी कंट्रोल हो गई। और इसमें ये सबसे बेसिक जांच है, ये जांचें आपको हर गली हर मोहल्ले में मिल जाएगी। आप RT-PCR कराने जाओगे तो आपको कोविड सेंटर पे जाके या जहाँ पर्टिकुलर जांच हो रही है वहाँ जाके सैंपल देना होगा। CT स्कैन के लिए जाएंगी तो सीधे आपको 1500 से लेकर 2000 तक का खर्चा करना होगा। एक्सरे भी हर जगह, इसमें तो एक्सरे में ये चीज़ें पूरी प्रॉपर्ली आ नहीं पाती, और जब स्टेज आती है एक्सरे में तब तक आप बहुत ज़्यादा लेट कर चुके होते हैं, बहुत लेट हो जाती है। जब एक्सरे में सारी ओबेसिटी, ये सारे सिम्टम्स कुछ आने लग जाते हैं, काफ़ी लेट हो चुकी होती है। तो आप प्लीज़ लेट ना करें, अपने आप को बचा के रखें। और यदि आपको कोई भी सिम्टम लगता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको लगते हैं, कॉफ है, डिस्निया है, आपको थकान हो रही है, बॉर्डर लाइन पे टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, तो आप बेसिक ये 3 इन्वेस्टिगेशन जो बहुत सस्ती हैं और हर जगह अवेलेबल है, किसी भी लैब से कहीं से भी आपके नियर बाई हॉस्पिटल से आप ये 3 जांच करा लीजिए एंड अपने आप को चेकअप में, फॉलोअप में रखिए। अनएक्सपेक्टेड अपनी लाइफ को डेंजर में मत डालिए। प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।